कैल पूछते हे बागदादा, बागर संवाद हो रहा है ना आदमी का। कैल पूछते हे बागदादा कि आज तुम इथे राज बते जा। कैल पूछते हे बागदादा आज तुम इथे राज बते जा कि गोंत पोड़ गए आधा बांजा, गोंत पोड़ गए आधा बांजा और तुझे जंगल को राजा। गोंत पोड़ गए आधा बांजा और तुझे जंगल को राजा। अरे JRY माँ और मनरेगा माँ सुरेगिन 10-10 दो बाटा। JRY माँ मनरेगा माँ सुरेगिन 10-10 दो बाटा। तू क्यों जानू तो भ्यालर पाखा, तू क्यों जानू तो भ्यालर पाखा। हिटले दी हूँ ढूंगी मलाटा, हिटले दी हूँ ढूंगी मलाटा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिन्होंने न सिर्फ यहाँ की जो पलायन होती तस्वीर के पीछे एक सकारात्मक पहलू दिया है, बल्कि विश्व में अपना नाम कमाया है उस जगह उन लोगों ने। तो ऐसे ही शख्स हैं और ऐसे ही उनकी एक पूरी कहानी है जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मिला रहे हैं। मोती बाग, एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और एक जुनून से एक बाग खड़ा किया। इसका नाम मोती बाग है और उसी मोती बाग से फिर एक होम स्टे निकला जिसका नाम है मोती बाग होम स्टे। तो क्या है इस होम स्टे की कहानी और क्या है उन शख्स की कहानी, यही कहानी बयां कर रही है ये पूरी स्टोरी आज। जब हम पौड़ी से कलजी खाल होते हुए मोती बाग होम स्टे के लिए निकलते हैं तो सुंदर सा जो अदवानी फॉरेस्ट है वहाँ से होकर गुजरते हैं और इस पूरे अदवानी फॉरेस्ट में गुजरते समय आपको एहसास होता है कि आप जैसे जबूकीमठ से चोपता के जंगलों में प्रवेश करते हैं या मंडल की तरफ आप प्रवेश करते हैं या फिर थलीसैंण की तरफ प्रवेश करते हैं। तो वैसा ही फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके बीच से होकर गुजरना होता है। हम बढ़ रहे हैं सांगुड़ा गांव की तरफ, यानी जो रहबासा होम स्टे है। वैसे तो सीधे गांव तक ही सड़क जाती है, लेकिन हम लोगों ने करीब 1.5 किलोमीटर जो मुंडेश्वर एक स्थान है छोटा सा, इसी ग्राम सभा का हिस्सा है, वहां से पैदल उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी उस होम स्टे की तरफ बढ़ रहे हैं। बांज का जंगल है और बांज के जंगल जहाँ जहाँ भी होते हैं उसके नीचे उन गांव में कभी भी जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनमें पानी की दिक्कत नहीं होती। एक उदाहरण है यहाँ पहाड़ों में, ये जिसको हमारी आस्था का जो है ना प्रतीक जी, तो यहाँ पर देवता का नरसिंह का
स्थापना की, यहाँ पर टिमरू जम गया और ये भी जमा, तो ऐसे कि जो नर जमा उसमें फल नहीं लगेंगे। आइए आप वहाँ पर चलते हैं सबसे पहले। अच्छा ताऊ जी, पहले तो मैं मोती बाग के बारे में जानना चाहूँगा कि इस बाग की स्थापना कैसे? गुसाई जी, ऐसा है कि मोती बाग एक जो मैंने बताया सर सांगड़ा गांव की सीमा में स्थापित है, कलजीखाल विकासखंड में, जनपद पौड़ी गढ़वाल का। लगभग कलजीखाल के मध्य में पड़ता है और जनपद पौड़ी के भी मध्य में पड़ता है। सतपुली से और पौड़ी से लगभग 30-32 किलोमीटर दूरी पर यहाँ है। तो मोती बाग ये कृषि क्षेत्र है, बगीचा भर कृषि क्षेत्र ही नहीं है, बगीचा भर नहीं है। मोती बाग तो एक दर्शन है। मोती कैसे हम पहाड़ों में रह के और अपना स्वावलंबन से कैसे हम जीवित रह सकते हैं, इसका उदाहरण है मोती बाग। सन 1967 से मैं एक उसी के बलबूते पर, कृषि के बलबूते पर, और यहाँ भूमि संरक्षण, जैविक जल संरक्षण, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, ये सब व्यवसाय अपनाकर और एक स्वस्थ जीवन अपना रहा हूँ और 27 साल की उम्र में मैं पहुँच गया हूँ। तो ये मोती बाग की महत्ता है। मोती बाग के विषय में मैं शब्दों में उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, वो तो प्रत्यक्ष देख के ही उसको अनुभव किया जा सकता है। तो ये मोती बाग एक दर्शन है स्वावलंबन का, पहाड़ों में आजीविका के साधनों का और स्वस्थ जीवन जीने का। जो फसल है क्या है? ठीक। तो यहाँ ये है कि भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती और मधुमक्खी पालन, ये हमारे आजीविका के हमने साधन बनाए। अब समय कुछ ऐसा था कि दिन पर दिन अब वन्य जंतुओं की कृषि क्षेत्र घट रहा है और वन्य जंतुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। तो हमारे 3 ब्लॉक हैं इस समय। इसे एक जो मुख्य आवास जो है उसके सामने 2 ब्लॉक हैं और ये जो पृष्ठ भाग में है ये तीसरा ब्लॉक है। तो इसमें हमने ऐसी फसलें लगाई हैं जो वन्य जंतुओं से सुरक्षित हों, वन्य जंतु देख के चले जाएंगे। लंगूर, बंदर, हाँ सिर्फ उनका सुअर का वो है। अच्छा जी, कागजी नींबू, गींठी बाएं चलता है, बाएं। जब गींठी मादा है, तेड़ू नर है। तेड़ू जब चलेगा आगे तो दाएं हाथ से चलेगा और गींठी की बेल चलेंगे बाएं साइड से घूम के निकलेंगे। तो यहाँ ये है कि भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती और मधुमक्खी पालन, ये हमारे आजीविका के हमने साधन बनाए। अब समय कुछ ऐसा था कि दिन पर दिन अब वन्य जंतुओं की कृषि क्षेत्र घट रहा है और वन्य जंतुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। तो हमारे 3 ब्लॉक हैं इस समय। इसे एक जो मुख्य आवास जो है उसके सामने 2 ब्लॉक हैं और ये जो पृष्ठ भाग में है ये तीसरा ब्लॉक है। तो इसमें हमने ऐसी फसलें लगाई हैं जो वन्य जंतुओं से सुरक्षित हों, वन्य जंतु देख के चले जाएंगे। लंगूर, बंदर, हाँ सिर्फ उनका सुअर का वो है। तो ये गींठी आप देख रहे हैं, ये गींठी भी उसमें से एक फसल है। गींठी, इसके सिर्फ बंदर तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। लंगूर जब फल आते हैं इस पर, इसका दोहरा उद्देश्य है। एक तो कंद बढ़ेंगे, कंद का विकास होगा और दूसरे इस पर असंख्य फल लगेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत सुंदर ये तो औषधि है उसमें। और जंगली गींठी तो हमारे यहाँ पर्याप्त, ऋषि मुनि जैसे पहले हमारे पुरखे खाते थे, गींठी, तेड़ू, यही सब थे। तो वही गींठी का एक रूप है ये। तो इसमें वो लगेंगे फल इतने बड़े, कम से कम 200-300 ग्राम, 400 ग्राम तक का एक फल हो जाता है। वो सब्जी के काम में, उबाल के बनाए, उसे छिलके जैसे बनाए, आलू के साथ में, मूली के साथ में, कुछ भी। तो ये गींठी की फसल हम उसे अपने एक विस्तृत पैमाने पर उसे तैयार कर रहे हैं। कई सालों से हमारे कार्यक्रम चल रहा है ये सब। नीचे और क्षेत्रों में भी है, यहाँ भी है ये सब। तो ये गींठी है और इसकी उपयोगिता तो वैदिक उसमें तो कई उपयोगिता है स्वास्थ्य के लिए। अभी तक मैं
27 साल का आदमी हूँ और मुझे औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं ये नहीं जानता कि दवाई क्या होती है, डॉक्टर क्या होता है। ये सब प्रकृति के गोद में है, तो ये औषधीय गुण इसमें होते हैं कई, और ये गिनती है ये सब। टिमरू, क्या आप जानते हैं टिमरू की उपयोगिता? गढ़वाल में भारत में टिमरू की उपयोगिता से परिचित नहीं है लोग, सिर्फ बाबा रामदेव थोड़ा परिचित हैं। टूथपेस्ट जो भी बनता है दंत क्रांति, और गारंटी है कि उसमें दंत रोगों से छुट्टी होगी, तो उसका मुख्य घटक है टिमरू। नेपाल में बहुत बड़े पैमाने पर टिमरू की खेती होती है और भारत में टिमरू और घी उनके यहाँ आयात होते हैं। तो दंत रोगों से छुट्टी, तो टिमरू भारत, अभी आपने देखा एक टिमरू वहाँ, तो भारत के टिमरू में एक समस्या है कि नर और मादा होते हैं। कोई फल 5 साल तक हमने पाला और नर निकल गया तो आदमी हताश हो जाता है कि जिस फल नहीं दिया तो क्या काम का। तो ये पौधा 20 साल तक हमारे साथ में एक नेपाली परिवार रहे, तो वो नेपाल से अपना एक पौधा नेपाली टिमरू ले आया। ये इसमें नर मादा की समस्या नहीं होती, जो भी पौधा होगा वो सब मादा होंगे, सब फल देने वाले होंगे। तो ये 2-3 साल से फल देने लग गया है। ये जो बीज हैं इसके, ये बनने लगे हैं इस पर, ये तो है नेपाल का टिमरू। और भारत के टिमरू इस आगे आगे चल के दिखाएंगे हम आपको। वहाँ भारत के टिमरू में समस्या, फल तो दोनों में एक से ही होते हैं, उसे बताते हैं गुणवत्ता इसकी ज़्यादा अच्छी होती है नेपाल के टिमरू की। तो अब इसी के प्रसार करने की सोच रहे हैं हम। तो उपयोगिता तो बराबर है, लेकिन इसमें ये समस्या जो नर मादा की समस्या है वो उसमें नहीं होती है। ये नेपाल के टिमरू है, ये भारत के टिमरू अभी यहाँ दिखाएंगे आपको। और जब से ये 5-7 साल हमें इसका उत्पादन करते हो गए, तब से मेरे दंत क्षय हो रहा था बड़ी तीव्र गति से। जब से मसाले में मैं थोड़ा सा वो डाल देता हूँ, धनिया जीरा काली मिर्च जैसे डाला, थोड़ा सा टिमरू डाल दिया, जाने अनजाने सब्जी उसमें आ रहा वो उसका अंश, तो तब से दंत क्षय रुक गया है। बस जितने थे उतने रह गए। पाँच 5,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग हैं। यहाँ जल स्रोत आसानी से कहीं उपलब्ध नहीं है सिंचाई के लिए। तो जब हम यहाँ बसे सन 67 में, उस समय यहाँ हमारा जो पेयजल स्रोत है वो तब से 3 साल पूरी तरह सूख गया। फिर पेयजल के लिए हमको 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ा। तो सिंचाई के लिए कहाँ से साधन होता, तो एक ही विकल्प था कि बारिश के जल को संग्रहित किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। तो एक ही उपाय था। तो हमने यहाँ पर 15 फीट गहरा एक खाई खोद दी पहाड़ में, और लोगों ने सोचा था इसका दिमाग ख़राब हो गया कि वहाँ गड्ढा खोदा जा रहा है। तो ये मोती बाग जो है, हमारे पापा जी का नाम मोतीराम मुनियाल, उनके नाम पर मोती बाग है, और ये माँ जी के नाम पर सुखदेई जलाशय। सन 76 में हमने बारिश के जल को इकट्ठा करने के लिए एक प्रकल्प बनाया, और ये ओवरफ्लो है इसका। 15 फीट गहरी खाई है, नीचे वो 40 फीट बाहर नल निकला है, वहाँ से पाइप में प्लास्टिक का पाइप जहाँ जोड़ा, जहाँ पानी की ज़रूरत हुई तो यहाँ लॉक रहता है ये, इसलिए कि कोई आत्महत्या करना चाहे तो आसानी से उसको, यहाँ ताला रहता है इस पर लगा हुआ। ये भी भारत का है? ये भारत का टिमरू है। इसके बीज तो लाल होने लग गए? लाल होने लग गए, अब थोड़े से दिन में, करीब 10-15 दिन में तैयार हो जाएंगे सब। ये टिमरू सबसे कितने रुपए किलो जाते हैं बीज हमने तो बेचा नहीं, हम तो नेपाल से बता रहे थे कम से कम 3,000 धड़ी के हिसाब से आता है वहाँ थोक, उसमें उनके मुख्य आय का साधन है। 3,000 पिछले साल का रेट था, 3,000 रुपये धड़ी बेचते हैं वो लोग ना नेपाली। और तब बाबा रामदेव के साथ में जो हैं
बालकिशन जी, वो तो नेपाल के हैं ही, उसकी उपयोगिता को समझते हैं सब। मधुमक्खी पालन ये धंधा हमारा सन 1975 से हम इसको मधुमक्खी पालन को करते आ रहे हैं। और तब तो धरती सरस होती थी, खेती होती थी और इतनी जंगली झाड़ी नहीं थी, तब काफ़ी अच्छा उत्पादन होता था क्विंटलों के हिसाब से। अब आजकल किलो पर भी आ गए हैं, किलो पर भी मुश्किल हो रही है, अपना ही जीवन निर्वाह करना उनको मुश्किल होता है। तो ये सन 75 से अब तक हम इस व्यवसाय को चला रहे हैं। कम से कम खैर पर परांगण के लिए जो भी है शौकिया समझिए। वैसे मधुमक्खी पालन व्यवसाय जो होता है वो बकरी वाले जैसे वो जाते हैं ना जहाँ फूल होता है, जैसे जाड़ों में भाबर चले गए, बसंत ऋतु में यहाँ आ गए, फिर आगे आगे फूलों की घाटी की तरफ निकल गए, तो शहद वहाँ मिलेगा जहाँ फूल खिलेंगे। तो सो हम कहीं अपना स्टेशन छोड़ नहीं सकते, यहाँ पर जो कुछ मिल जाए शौकिया समझिए ये। लेकिन सन 75 से 7-8 कॉलोनी हमारी अभी चल रही हैं। तो ये मधुमक्खी आजकल ये छत्ते अभी शहद नहीं है इसमें। अभी शहद होता तो फिर मधुमक्खी देखने भी नहीं देती, बहुत मुश्किल कर देती वो। ये शहद नहीं है, बच्चे नहीं है उनके, वो तो ये दिखा रहे हैं ना कि है नहीं, कुछ नहीं। ये हैं थोड़े से बच्चे जैसे भरे हुए ना, यहाँ पर ही नहीं है। ये थोड़ा सा, एक रानी 300-400 अंडे रोज़ देती है, 300-400। उसको भरने के लिए राशन चाहिए, तो राशन के लिए बाहर कुछ जब फूल होगा, पराग होगा, पुष्पामृत होगा, दोनों चीज़ चाहिए, तो वो तब तक है। तो आजकल मौसम उसके वो नहीं चल रहा, अभी कुछ दिन बाद सितंबर अक्टूबर में, और ज़्यादा बारिश की वजह से उनका काम करना वैसे मुश्किल हो जाता है। तो जो नहीं है भारत में वो नहीं है भारत में। हर चाहे फलदार पौधे हों चाहे फसलें हों, सभी अपनी ज़रूरत की सारी फसलें हम यहाँ उगाते हैं। और गर्मियों में खरीफ रबी की फसल में जौ, जई घास पशुओं के लिए, अपने लिए मसूर और कलो, मटर, ये सब करते हैं। इस समय बरसात की फसल है खरीफ की, तो इस समय हमने अपनी ज़रूरत के लिए इस खेत में तो झंगोरा बोया हुआ, यहाँ इस साइड में थोड़ा मादरा, और ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा खेत, ये मंडुआ है, इस खेत में है, इधर भी है मंडुआ। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम मंडुए की खेती है इसमें। और इससे नीचे चौलाई है। चौलाई ऐसा है कि वन्य जंतुओं से सूअर उसको छोटी स्टेज में जब होता है 1-8 महीने का, उस समय पत्तियां खा जाता है सूअर। लेकिन अब खैर सूअरों से तो सुरक्षा है हमारी, बंदर आते हैं तो बंदरों से सुरक्षित है। चौलाई को बंदर छुएगा नहीं, कुछ नहीं, पौधे से लेके और फल पकने तक उनके ग्राह्य नहीं है, तो ये सुरक्षित फसल है। तो ये सबसे नीचे वाले खेत में इधर आगे हमने चौलाई लगाई है, और इसमें भी चौलाई इसी में बोया था, फिर यहाँ से उखाड़ के कुछ पौधा वहाँ रोपण किया बाद में, और इसमें नीचे खेत में चौलाई है, इसमें मंडुआ है। और इस खेत में आगे ये पॉली हाउस के बगल में जो है वो है मक्का की फसल। वैसे उम्मीद कम है कि वो हमारे हाथ लगेगी, क्योंकि बंदरों के लिए सबसे प्रिय भोजन है मक्का। फट से तोड़ा, एक बगल में, एक दूसरे बगल में, और एक मुंह पे रखा, 3 लेके चल दिए, फुर्सत से खाने के लिए कहीं चले गए।
और इतना आसान काम नहीं है ऐसी चौकीदारी करना। पर फिर भी अब शौक किया, अब कब तक उनसे डरते रहें, तो हमने वहाँ दो खेतों में मक्का लगाई हुई है, और उधर आगे जो एक बड़ा खेत है बहुत लंबा, उसमें सोयाबीन बोया हुआ, सोयाबीन और रेयास दाल के लिए, इस समय के लिए और दलहन के लिए वो फसलें वहाँ तैयार हो रही हैं। मतलब मैं प्रयास करता हूँ कि अपने ऑर्गेनिक, अभी तक मैं 27 साल का आदमी हूँ और 24 घंटे में कम से कम 14 घंटे शारीरिक श्रम करता हूँ। कोई थकान नहीं, कोई परेशानी, ना लट्ठी की ज़रूरत, ना आँखों में चश्मे की ज़रूरत, कुछ नहीं। सारा काम सुबह से शाम तक शारीरिक श्रम और कुछ भी नहीं परेशानी। तो ये सब मैं सोचता हूँ ऑर्गेनिक जो हमारी यहाँ की जो परंपरागत जो यहाँ की उपज है, इसके महत्व को जब तक आदमी श्रम के महत्व को समझे, हम कह रहे हैं पलायन 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 पलायन, ये स्थिति हो गई है पलायन से। तो जब तक हम अच्छाइयों से परिचित नहीं होंगे कहीं की, पलायन जाल फटल लगेगी, नहीं रोक सको तो हम कहेंगे ना जाल लगा दिया यहाँ से आगे मत बहेगा, मछली नहीं जाएंगी नीचे, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसकी मनोवृत्ति मन इच्छा उसकी जागृत नहीं होगी क्या अच्छाई है यहाँ की, तो तब तक वो वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसकी पहले तो श्रम के महत्व को समझें, पहली बात। और दूसरा, ऑर्गेनिक जो हमारी फसल है, सन 41 तक हमारे पुरखे 2 दिन की ढाकर में 2 दिन के रास्ते में दुगड्डा जाते थे, मार्केट होता था दुगड्डा, और वर्ष भर का नमक, गुड़ और वस्त्र 3 आवश्यकता होती थी, बाकी आत्मनिर्भर थे हम लोग। बहुत बढ़ना भी ये मिर्च में तब टेक सारा एक डंडा लगान पर क्रॉस मैंने सर गिर जाने ना। ये तो शिमला मिर्च थी ना? शिमला मिर्च। मोती बाग की कहानी 1967 से शुरू होती है। 1965 में विद्यादत्त शर्मा ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। आप सोचिए कि 28 साल की उम्र में एक युवा सरकारी नौकरी का मुंह छोड़ देता है और अपनी पैतृक जो गांव है सांगुड़ा, वहाँ पर खेतीबाड़ी में जुट जाता है। लोग पागल तो कहेंगे ही, उस उम्र में लोगों ने पागल कहा कि सरकारी नौकरी छोड़ के ये क्या कर रहा है, लेकिन कुछ अलग था जुनून मन में करने का। और फिर कहानी शुरू होती है मोती बाग की। मोती बाग उस समय नाम नहीं रखा गया था, मोती उनके पिताजी का नाम है और उसके जो बगीचा तैयार किया उसी को उन्होंने मोती बाग नाम दिया। उसके बाद शुरू हुई एक अंतहीन यात्रा, एक संघर्ष, एक जुनून, और ये बगीचा तैयार करते करते उन्होंने इसमें एक समय ऐसा भी आया जब 26 किलो का जो मूला है वो भी उत्पादन किया। मटर बेची, मूला, शिमला मिर्च, बहुत सारी सब्जियां, जो कागजी नींबू और संतरे के पूरे बगीचे तैयार किए गए। उसके अलावा अब गीठी और जो आपके अलग तरीके की प्रजातियों के पौधे हैं या वो फसलें जिनको जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते, वो किया। दरअसल में मोती बाग जब उसकी ऑस्कर तक की यात्रा की डॉक्यूमेंट्री ने, तो हमने सोचा कि यार अब मोती बाग को एक नाम है, उसको कैसे जिंदा रखा जाए। खेती के पीछे करीब करीब 50 साल से ज़्यादा यहाँ पे खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अब जो जंगली जानवरों का आतंक है, तमाम परेशानियाँ हैं, तो खेती करना ज़रा दुर्लभ हो गया पहाड़ों में। तो एक होम स्टे और फार्म स्टे भी बोलता हूँ मैं इसको, तो एक परिकल्पना थी कि कुछ किया जाए, नया किया जाए, जोखिम उठाया जाए और समाज के सामने एक उदाहरण फिर पेश किया जाए कि कुछ नया हो सकता है, पहाड़ों में भी रोजगार के साधन जुटाए जा सकते हैं। तो एक जोखिम उठाया मैंने उस बार। असंभव है पहाड़ी क्षेत्रों में, पौड़ी के नज़दीक, कोटद्वार के नज़दीक, लैंसडाउन के नज़दीक, महानगरों के नज़दीक तो बहुत कुछ होम स्टे की योजनाएँ हैं, लेकिन गढ़वाल में ठेठ गाँव की तरफ पहली बार मैंने ये प्रयास किया
और प्रयास ये किया कि वो जोखिम उठा के आज देखा तो 10-12 होम स्टे और भी इस तरह के बन गए हैं। और मेरा भी एक आह्वान है नई पीढ़ी से कि अगर वो तकनीकी रूप से सक्षम है तो इस तरह के योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार भी योगदान कर रही है और अपने आप भी अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी योजना है। और अपनी परंपरा और संस्कृति और अपने संस्कारों को, अपने पहाड़ को, अपने गढ़वाल को बचाने का, अपने गढ़वाल को बसाने का भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। बना वैसे ही है ये होम स्टे, ये घर जैसे बनते हैं पहाड़ी इस शैली के घर? निश्चित रूप से इसलिए बनाया गया कि भाई हम अगर महानगरों की नकल करेंगे, 5 स्टार की नकल करेंगे तो फिर तो हम उनका कंपटीशन कहाँ करते हैं। हमने सोचा कि अपने अंदाज में, वही पुराने अंदाज में मकान बने लेकिन सुविधाएं उसमें आधुनिक भी हों। ये नहीं कि पुराना है तो उसमें वाशरूम बिल्कुल गंदे पड़े हैं या वाशरूम है ही नहीं। तो हमने उस पर भी ध्यान दिया कि आधुनिक और हमारी परंपरागत शैली में उसमें काम किया जाए। प्लस जो खाना पीना है हमारा जैविक ऑर्गेनिक की बात करते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। लेकिन हमारा ये है कि बगीचा तो है ही है मोती बाग, यहाँ इतना उत्पादन हो जाता था कि हमारा खाने पीने का सब्जियाँ, यहाँ कई चाहे राशन है, आटा है, ये तमाम यहाँ उपलब्ध हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना खाना भी परोसें। हम क्या पुराने ज़माने में हमारे माँ बाप, हमारे पुरानी पीढ़ी किस तरह के खाना खाते थे, तो उसका हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। उसमें सारी मिक्स दाल है ना। कि पक्की कौन मसी हुई रगरियाटी जे थे जब गाणु छो निरे से जाणु प्राण। जो आजकल मानव स्थिति है, मानव उसकी मनोभावना लोगों की वो बड़ी निष्क्रिय हो गई है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि निष्क्रियता, अकर्मण्यता और मुफ्तखोरी 2 रोग लग गए हैं पहाड़ में जो उसको समाप्त कर रहे हैं। पक्की कौन मसी हुई रगरियाटी और जे थे जब गाणु छो निरे से जाणु प्राण। जे थे भी जब गाणु छो निरे से जाणु प्राण। भीतर हुई झुल्ला, भीतर हुई झुल्ला और भैरकू रही चमचाटी, भैरक रही चमचाटी। कख गए वीर माधो सिंह भंडारी के औलाद, कख गए वीर माधो सिंह भंडारी के औलाद। अरे वीर बाला उतीलू रोतेली, कख गए वीर माधो सिंह भंडारी के औलाद। अरे वीर बाला उतीलू रोतेली और कप्पू चौहान। अरे सुमन और गढ़वाल जी को स्वाभिमान। जख दिखेना बीपीएल के अंत्योदय परिवार, जख दिखेना बीपीएल के अंत्योदय परिवार। कि मनरेगा का मजदूर, कि रहेगी ठेकेदार। बाकी तो खाली लगनू में सरे गढ़वाल, बाकी तो खाली लगनू सरे गढ़वाल। कि तेरे राम बसे हैं मंदिर में, तेरे राम बसे हैं मंदिर में, मेरे राम खेत खलिहानों में। ये है इसका रहस्य। मैं उसी की पूजा करता हूँ बस। मतलब किसी भी काम को आप करेंगे समर्पित, जब तक उसमें समर्पण नहीं है आपका तब तक आपको भार लगेगा वो। और समर्पित होकर काम करेंगे। एक दिन में ये फुलवाड़ी है यहाँ हमारी सड़क के किनारे 70 मीटर की, तो सुबह 8 बजे लगभग निराई कर रहा था, गुड़ाई। तो यहाँ शेखर लाला है ऊपर मुंडेश्वर में, उसका मामा कोट है यहाँ। वो ट्रक लेके गया कहीं इधर और 12 साढ़े 12 बजे लौटाओ, तो मैं तब तक वहीं निराई गुड़ाई कर रहा था। उसने ट्रक रोका, उसने कहा मामा जी आपको थकी नहीं लगती क्या? थकी? अरे मैंने कहा बुए थे थकी लगे तो माँ को थकी लगती कहीं? माँ को? वो आपने तो बहुत गहरी बात बोल दी, गहरी तरह। मैंने कहा अगर मेरा उसके प्रति आत्मीयता है किसी काम के प्रति तो मुझको भार नहीं लगेगा। और भार समझूंगा कि मैं नौकर हूँ, थोपा गया वो, तो उसमें मुझे भार लगेगा। तो ये है जब तक आप किसी काम के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक आप उसमें थकान महसूस होगी
और भार मालूम पड़ेगा, और अपना तो उसमें होगा तो तब कोई थकान की बात नहीं होगी। पलायन, खेती और पर्यटन पर बनी ये बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे उम्मीद है कि रूरल टेल्स की कहानियाँ जो पौड़ी जनपद से हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं आपको पसंद आ रही होगी। विद्यादत्त शर्मा ने हम सभी की आंखें खोली कि कैसे पहाड़ में रहकर पहाड़ की बीच मेहनत करके हम रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। और अब तो ये एक प्रयोग स्थल भी बन रखा है जो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं और विद्यादत्त शर्मा की जो कहानी है उससे जुड़ते हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। पौड़ी गांव की कहानियाँ आगे भी जारी रहेंगी। जय नंदा, जय हिमाल।